जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को बताएं। सर नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए, आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि यूट्यूब के साथ साथ हम लोग जूम क्लासेस यहाँ पर आपकी जो चल रही है, जूम क्लासेस में हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स को डिस्कस करने के साथ साथ जो हम लोगों में शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का समाधान भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वह हम लोग का एजुकेशन, ठीक है, जिसको एडुकेशन भी बोलते हैं। ठीक, एडुकेशन होता है आपका, जिसके अंतर्गत जिसमें आपका नेट जेआरएफ का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, या फिर जो एमएड कर रहे हैं या एमए इन एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करें, तो उन सभी के लिए ये जितनी भी क्लासेस हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो जितने लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहे जुड़े जरूर। और अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा और आप एक बार चेक जज करिएगा कि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होगा कि नहीं होगा। एक बार इसको जरूर देखिए और गुड समझिए। इवनिंग सर। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले, अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट किया है। किसका? यूनिट फर्स्ट है। ठीक, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में एजुकेशनल स्टडीज है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट किया, जो कि हमारा आता है क्या? इंडियन, ठीक, इंडियन लॉजिक आता है। इंडियन लॉजिक से, सॉरी, इंडियन लॉजिक से कह रहा है इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी। ठीक, इंडियन फिलोसफी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इंडियन फिलोसफी में जितने भी दर्शन आते थे, टोटल हम लोगों ने 9 दर्शनों के बारे में पढ़ा है। नौ इंडियन स्कूल्स, फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध, और हम लोगों ने किसका? चारवाक पढ़ा है। और इसके साथ एक मुस्लिम दर्शन भी है, जिसको इस्लाम दर्शन बोलते हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 10 के 10 दयानंद चीजों सरस्वती। को क्लियर क्लियर किया। बिल्कुल, जय हिंद सभी को। सर दयानंद सरस्वती, दयानंद हाँ, दर्शन भी पढ़े, और दयानंद दयानंद दर्शन। दर्शन भी पढ़ा था, जिन्होंने अपने धर्म को बदला नहीं। जैसे जैन है, बौद्ध है, इन लोगों ने अपने अपने धर्मों को बनाया अलग करके, लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मैं किसी नए धर्म का प्रयोग नहीं करूंगा, और अपने धर्म में ही कुछ ना कुछ आमूल चूल परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे आप। तो इतनी कहानी यहाँ पर थी। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इंडियन फिलोसफी की जगह अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी। किसकी बात करेंगे? वेस्टर्न फिलोसफी की। ठीक, वेस्टर्न फिलोसफी, जिसको हम लोग बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन। क्या बोलते हैं? पाश्चात्य दर्शन बोलते हैं हम लोग। सर सबको सर हाँ, सबको म्यूट पाश्चात्य कर दर्शन की हम दीजिए। लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो पाश्चात्य दर्शन की, सर सबको म्यूट कर दीजिए। आप सब लोग समझदार हो ना, हम यहाँ पे बीच में म्यूट करें तो हमें थोड़ा सा टाइम, मेरा बैलेंस खराब हो जाता है। जी सर, जी सर। बोलने के बाद म्यूट कर दीजिए आप लोग खुद से खुद। चलिए, वो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, स्क्रीन हट जाती है मेरी, कोई बोलता है अदर तो। चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी पे डिस्कस करेंगे, तो वेस्टर्न फिलोसफी से पहले इंडियन फिलोसफीज में हम लोगों ने काफी कुछ ढेर सारे, कम से कम 2 जनवरी से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई, और यहाँ पे 10 फिलोसफीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 10 और 11, 11 फिलोसफी को हम लोगों ने टोटल कितने दिनों में, आज कितनी तारीख? आज 18 तारीख है। तो टोटल वहां पे जनवरी पूरा 31 जनवरी तक थी, और यहाँ पे आपके 17 दिन इधर गए। टोटल आपको कितने गए? 48 दिन गए। तो 48 दिन में आपने 11 फिलोसफी पढ़ी है। ठीक है, तो 4 के हिसाब से रेशियो लेके एक फिलोसफी को हम लोगों ने 4 दिन में पढ़ा है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी को जब हम स्टार्ट करेंगे, तो वेस्टर्न फिलोसफी में इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम लोगों को। अब वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे पहले बात आती है कि वेस्टर्न फिलोसफी की जब कभी हम लोग बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे और कहां पर मानी जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि पाश्चात्य दर्शन का उदय सर्वप्रथम कहां पर देखा जाता है। तो याद रखिएगा, जिस समय हम लोग में जैन और बौद्ध परंपराएं चल रही थी, उसी के नियर अबाउट, उसी के आसपास जो है यूनान देश में, याद रखिएगा, वेस्टर्न फिलॉसफी का जो वो
इनका उदय हुआ या इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ? यूनान देश में। ठीक है, यूनान देश में हुआ। तो यूनान देश में सभी लोग जो है काफी रूढ़िवादी रहते थे। तो वहां पर एक एक बहुत फेमस थिंकर का जन्म हुआ था। एक बहुत फेमस थिंकर थे जिसको सुकरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? सुकरात बोलते हैं। अब सुकरात का जब जन्म होता है तो उसी के साथ सुकरात जो है एक मूर्तिकार होते हैं। अभी आज जो है थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी आखिर है क्या। हम लोग आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थ सब पढ़ते हैं, लेकिन आखिर उसके बेसिक में दबी हुई क्या चीजें हैं जो इसका उदय हुआ। यूनान देश में ऐसा क्या कारनामा सुकरात ने किया कि जब कभी वेस्टर्न फिलॉसफी का हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले सुकरात से ही कहानी शुरू करते हैं। ठीक, तो उसका रीजन जानेंगे आप। उसका मेन रीजन ये था, कहीं ज्यादा किताबों में हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता। जब कोई बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ लेता है तो उनके द्वारा ज्ञान का निचोड़ जो मिलता है वो सुकरात के बारे में बताते हैं। तो कई किताबों को मैंने पढ़ा तो उसमें से मिला, और कई चीजों, कई लोगों से मिले, बात करी, तो उन्होंने सुकरात के बारे में बताया कि इन्होंने कहा कि सुकरात जो थे एक मूर्तिकार थे। क्या थे ये? सुकरात सुकरात एक मूर्तिकार थे। ठीक है, सुकरात जो थे आपके मूर्तिकार थे। तो ये क्या करते थे? दिन भर मूर्ति बनाते थे और शाम को ये ज्ञान की खोज के निकल जाते थे। अब ये देखते थे कि कौन ऐसा विद्वान है, कौन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो हमको ज्ञान दे सकता है। तो वो पूरे दिन भर का पैसा जो कमाते थे और एक कैफे में ले जाते थे, उस व्यक्ति को बैठाते थे, वहां पर चाय उसको पिलाते थे, उससे नॉलेज लेते थे। नॉलेज लेने के बाद उससे क्वेश्चन करते थे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पर सुकरात की ये कहानी बनी। जब सुकरात को ये चीजें पता चली, सुकरात को धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। जब ज्ञान होना, ज्ञान का मतलब है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये सब चीजें बताने लगे। तो इनके कई, जब ये अपनी बातों को बताने लगे तो इन्होंने इनके साथ कई और लोग जुड़े। इन्होंने क्या किया? क्वेश्चनायर मेथड, मतलब क्वेश्चन बहुत करते थे, जिसमें क्या करते थे कि क्रॉस क्वेश्चन, मतलब ये कहते थे कोई अगर बोलता है तो उसका उल्टा बोलो। उल्टा बोलने का मतलब उसकी बात का खंडन करो। जब किसी भी व्यक्ति की बात का खंडन करेंगे तो खंडन करते समय हमें उसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो भी मिलेंगी, जो अवगुण है वो भी मिलेंगे हमें, मतलब दोनों चीजें हमको मिलेंगी। ये किसने कहा? ये हम नहीं कर रहे, ये सुकरात कह रहे हैं। जब सुकरात ऐसे, तो सुकरात की कहानी सबसे ज्यादा फेमस ये होती है कि इनके शिष्य काफी ढेर सारे हुए थे कि ये कहीं पर भी खड़े हो जाते थे और कहते थे आओ मुझसे बात करो। जब बात ये करते तो वहां पर प्रश्न, सबसे पहले उनसे प्रश्न करते थे और जब प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देते थे और ऐसे उत्तर देते थे कि सब लोग चकित रह जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार एक पंडित जी थे यूनान देश में। यूनान देश में जो पंडित जी थे वहां पर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे और उनके यूनान देश के जो देवता है उनको बोलते हैं यहोवा। क्या बोलते हैं? यहोवा। ठीक है, यहोवा बोलते हैं। ठीक है, कहीं डब्लू कहिए यहोवा होता है। तो यहोवा जो है इनके देवता है। अब याद रखिएगा यहोवा कौन है। हम लोगों के अगर भारतीय दर्शन या भारतीय धर्म में देखें तो यहोवा कौन से भगवान है? ये इंद्र देव है। कौन है? इंद्र देव है आपके। अब ये सोचिए, जब यहां पर हम इंद्र देव बता रहे हैं तो इनकी हरकत तो आपने पहले से ही देख रखी है। गौतम ऋषि ने जब अपनी वाइफ अहिल्या को श्राप दिया था तो इनकी वजह से ही उनको श्राप मिला था। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा भी है। कह सकते काफी दुराचारी व्यक्ति थे ये, काफी दुराचारी देवता थे ये। अब इनके बारे में देखिए यहोवा और इनके संबंध में कैसे है कहानी, ये जान लीजिए। ठीक, अब क्या हुआ कि यूनान देश के जो जितने लोग भी हैं, वहां पंडित जी कहानी सुना रहे थे कि यूनान देश के जो राजा देवता है यहोवा, यहोवा जो है एक दिन क्या हुआ कि सुकरात को आप लोग, वो सिकंदर को आप लोग जानते हैं? सिकंदर को बताओ, सिकंदर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए सबसे पहले। जी सर। सिकंदर के फादर का नाम और मदर का नाम बताओ। सिकंदर के फादर का नाम क्या था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप था। और इनकी माता का नाम क्या था? अरे वो कार्नेलिया
क्या नाम था? ओलंपियास, ठीक, हाँ, ओलंपियास नाम ओलंपिक। था, तो ओलंपिया जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, अब यहाँ पर कहानी सुनिए कि वहां पंडित जी बता क्या रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आपको अटपटा भी लगेगा, लेकिन यही वास्तविकता है कि यूनान देश में यही कहानी चलती है, यही चीजें चलती हैं। और यूनान देश में आपने देखा होगा कि कोई भी पंडित या कोई भी होता है वो फिलिप कहलाता है, फिलिप प्रथम द्वितीय तृतीय समथिंग समथिंग ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिकंदर की जो मदर थी वो एक दिन जो है पर्वत पर, बहुत सुंदर थी देखने में, वो एक दिन पर्वत पर अपने बाल को सुखा रही थी। और क्या हुआ, आपके जो यहोवा है, जो कि इंद्रदेव है, अपने अपने यान में घूम रहे थे। जब ये अपने यान में घूम रहे थे तो उन्होंने सिकंदर की माता की खूबसूरती को देखकर उनके पास गए और सांप का रूप धारण कर लिया। सांप का रूप धारण करने के बाद वह उनके पेट से लिपट गए और उनके जो है विशेष अंगों में, गुप्तांगों में घुसकर संभोग किया, और उस संभोग की वजह से ही फिलिप का जन्म हुआ। ठीक है, उस संभोग की वजह से ही क्या कहा गया कि ये जितने भी लोग होते हैं ये किसकी संतान है, यहोवा की संतान है। ठीक है, किसकी संतान है, यहोवा की संतान है। मतलब कि यहोवा की संतान कौन है, फिलिप। ये ओलंपिया के द्वारा जो संभोग किया गया, तो ये कहा गया कि जितने भी अब लोग यहाँ से जन्म लिए, इनके वंशानुक्रम पे जितने भी लोग चलेंगे सब फिलिप 1, फिलिप 2, फिलिप तृतीय कहलाएंगे। तो वहां पर जब ये कहानी सुना रहे थे तो वहां पर सिकंदर के कौन पहुंचे, सॉरी सुकरात के कौन पहुंचे, शिष्य पहुंचे। कहीं पंडित जी ये बताइए, जो भगवान इतना दुराचारी है कि दूसरों की औरतों पर बुरी नजर डालता है, हम उसको पूजे क्यों। तो वहां पुजारी पूछने लगा कि ये बताओ, ये सब तुमको बताया किसने, कहा किसने। तो वहां पे कुछ लोग थे, कुछ लोगों में से एक नाम आपको याद आ रहा होगा, सुकरात के शिष्य का नाम क्या था, प्लेटो था, जो उनका बहुत प्रिय शिष्य था। तो वहां पर जब उनसे पूछा कि ये सब गलत सलत बातें आपको कौन बता रहा है, कहें ये सब गलत बातें नहीं है, हमारे गुरु ने सिखाया है कि जब कभी कोई भी बात बताए तो सबसे पहले उसको पकड़ो और उससे क्रॉस क्वेश्चन करो कि ये कैसे, ये क्यों, ये कहां, ये किस लिए आया। जब वो इन सब चीजों का जवाब दे ले तभी आप उसकी बातों को मानो अथवा उनकी बातों को ना मानो। तब वहां पे जितने पंडित लोग थे सब लोग परेशान, और पूरी पब्लिक भी, जब पब्लिक के सामने ऐसी बातें आई कि उनके भगवान को ही गलत और दुराचारी कहा गया, जब, ठीक है, उनके भगवान को ही गलत और दुराचारी जब कहा गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही, जी सर आ रही है, आ रही है सर। ठीक। तो यहाँ पर उनके भगवान को यहाँ पर गलत और दुराचारी जब कहा गया तो वहां की पब्लिक भी भड़क गई, उनकी पब्लिक भी उनके सपोर्ट में आ गई कि ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर वहां के जो राजा थे, राजा कहें कि बुलाओ इनको दरबार में। जब इनको दरबार में बुलाया गया तो दरबार में ये हुआ कि ये सब बताओ, ये सब तुम लोग बातें कहाँ किससे फैला रहे हो। कहें कि हमारे गुरु जो है उन्होंने यही कहा है कि जब कभी कोई ज्ञान की बात कहे तो ज्ञान की बात उनकी सुनो तो, और उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करना आप शुरू कर दो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में ही सब चीजें आपको मिलेंगी आपकी। ठीक है, सब चीजें कहां से मिलेंगी, वहीं से मिलने वाली है। आवाज आ रही मेरी क्लियर, बताओ। यस सर, यस सर आ रही है। क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया वाला, इस वाले से ही चलेगा। अभी अभी फिर से लिंक जो है फिर से हम रीसेंड करेंगे बनाकर, तब हम लोग ऐड हो जाएंगे ना। 40 मिनट के बाद जैसे ही आपका क्लासेस खत्म होंगी तो मेरे 85 वाले व्हाट्सएप पर आप कॉल कर दीजिएगा ना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्लास ओवर हो गई है, क्योंकि ये वाला मोबाइल ऑफ हो गया, हैंग हो गया। ठीक है, ओके 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 जी सर, ओके तो सर, यहाँ कर पे देंगे इतनी, सर, कर हाँ, अब कंसेप्ट आपके मन में बैठ गया होगा कि जो पाश्चात्य दर्शन की बात है, पाश्चात्य, देखिए भारतीय दर्शन में भी सभी दर्शनों का विकास क्यों हुआ, क्योंकि वो वेद की परंपराओं का विरोध कर रहे थे। अब यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन का विकास क्यों हुआ, क्योंकि पाश्चात्य परंपरा में जो यूनान देश में चले थे उनका विरोध किया गया, तभी वहां से अनेक थिंकर्स पैदा हुए। तो अब इतनी कहानी पहुंच गई तो इन्होंने, तो वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा चलो इनके जो है गुरु को बुलाओ। जब इनके गुरु को बुलाया गया तो वहां पे सुकरात है, सुकरात ने भी अपनी चीजें कही, तो राजा भी डर गया कि अरे अगर इसके लोग इतने ज्यादा उपद्रवी, मतलब इतने ज्यादा कट्टर हो जाएंगे तो यहाँ तो जो देवी देवताओं को मानते हैं और जो पूजा करते हैं, जो पंडितों का सब चीज कुछ चल रहा है वहां के, तो वो सब तो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब सिकंदर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने, सुकरात ने पूछ लिया वहां पर कि ये बताइए
कि मृत्यु दंड कब, मतलब कि हत्यारा किसे कहते हैं। कुछ जज थे वहां पर बैठे थे, तो जजों से पूछा कि बताइए कि हत्यारा किसे कहते हैं। तो वहां पे जो जज था, जज बैठे, जज बोले कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है तो वहां पर उसको हत्या का दोष लगता है, इसलिए उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। उन्होंने कहा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, जो बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, उन सैनिकों ने अगर दूसरे सैनिकों को मारा तो क्या आप उनको मृत्यु दंड दोगे। तो वहां न्यायाधीश बड़े परेशान हो गए, अरे ये कैसी बात कर रहे हो। यहां पर सोचने वाली है ना कि कहने का मतलब कि उनको मृत्यु दंड की डेफिनेशन सही से उन्होंने सबके सामने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन सुकरात ने वही एक्सप्लेन करी। समझ में आ रही बात आप सभी को बताओ। जी सर। तो यहाँ पर ये अब ये तर्क दिया तो और लोग परेशान हुए। जब और परेशान हुए कहें कि चलो चलो इसको जो है जल्दी से जल्दी मृत्यु दंड दो, नहीं तो पूरी जनता भड़क जाएगी। तो सुकरात से पूछा गया कि ये बताओ, हमारे यहाँ 2 या 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक होती है कि पहाड़ से ले जाकर फेंक देना होता है, दूसरा जो है वो विष का प्याला पिलाया जाता है। तो सुकरात से पूछा गया कि तुम कैसी मृत्यु पाना पसंद करोगे। तो उसने कहा कि मेरे मतलब उन्होंने सुकरात ने अपने अनुमान से कहा कि मेरे पास भी एक तरीका है कि किसी को दंड देने का। उन्होंने कहा बताओ क्या दंड है। उन्होंने कहा कि किसी बेवकूफ या किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति के स्थान पर बैठा दो जो दुराचारी हो, जो अधर्मी हो, जो असत्कार्य कर रहा हो, तो उसके स्थान पर अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को बैठा दोगे तो वो उसकी गरिमा, उसकी आत्मसम्मान खुद ब खुद मर जाएगी। तो मुझे राजा की कुर्सी पर बैठा दो तो मैं खुद ब खुद जो है अपने हमारी आत्मा मर जाएगी। तो राजा भी परेशान कि मतलब तुमने इतनी बड़ी मुझसे बात कही, तो और भी परेशान। तो वहां पे उनको तुरंत जो है विष का प्याला पिलाया गया। तो विष के प्याले पीने से पहले उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी थी। जब इच्छा जाहिर करी तो वहीं सभा में जो है प्लेटो भी थे। प्लेटो से कहा कि मैंने एक दिन भोजन बनाने के लिए एक मुर्गा उधार लिया था और मैं इस उधार को लेकर मरना नहीं चाहता। तुम पहले जाओ उस व्यक्ति को मुर्गा देकर आओ तो मेरा ऋण उतर जाएगा, तब मैं शांति से मर सकूंगा। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ, ऐसी कहानी चली। फिर उनको सुकरात को विष का प्याला दिया गया और वो विष पीकर वहां पे समाप्त हो गए। तो ये थी पाश्चात्य दर्शन के उदय का कारण। अब यहीं से अनेक थिंक करो। अब यहाँ पे इनके शिष्य कौन थे, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की कहानी। अब ऐसी कहानियां क्या आपको किताब में पढ़ने को मिलेंगी, बहुत कम ही पढ़ने को मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ विरोधाभास भी बोला गया है, कुछ उनके पक्ष में भी बोला गया है। तो विरोधाभास चीजें जल्दी कोई लिखता नहीं है। ठीक है, विरोधाभास चीजें जल्दी कोई लिखता नहीं। तो यहीं से जो है प्लेटो ने सबसे सिस्टमैटिक वे से इन्होंने दिया। तो लेकिन अब यहीं पर इनके क्या आ जाएंगे, इनके शिष्य जो है अब यहीं से कहानी बढ़ती चली जाएगी आपकी। सुकरात ने सभी चीजों के बारे में बोला है। आप चाहे कोई भी विषय उठाओ, सब में इन्होंने अपनी कुछ ना कुछ लाइन बोलकर तभी ये गए हैं यहां से। क्लियर है यहाँ पर कि इनकी कैसे कहानी बनी पूरी की पूरी, बताओ सभी लोग। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर आती है कि सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपके सामने, सबसे पहला दर्शन जो आता है वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो आता है आपका, कौन सा आता है आपका, आदर्शवाद। सर इनके प्लूटो के शिष्य अरिस्टोटल थे सर, क्या सर प्लूटो के ही थे ना अरिस्टोटल अरस्तु? नहीं, वो क्रम बनेगा अलग से। ये जो है सुकरात जो थे, सुकरात के दोनों शिष्य थे, लेकिन दोनों शिष्यों में एक ने सीखा, दूसरे ने कुछ अलग तरीके से सीखा। तो वहां कहानी 1 बाय 1 बनती चलेगी। लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन की मैंने केवल कहानी बताई है कि पाश्चात्य दर्शन का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार आया। जैसे हम लोगों का भारतीय दर्शन हुआ तो वेद से आया, वैसे ही पाश्चात्य दर्शन जो यूनान देश में सुकरात से ही कहानी शुरू होती है। कोई भी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाएगा तो सुकरात से ही स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें जब पाश्चात्य दर्शन डिवाइडेशन करेंगे तो 3 भागों में डिवाइड होता है कि नहीं होता है, बताओ। 3 भागों में डिवाइड होता है कि नहीं होता है। सबसे पहला कौन होता है आपका, प्राचीन। सबसे पहला प्राचीन होता है, मध्य होता है और आधुनिक होता है। आधुनिक जिसको क्या बोलते हैं, प्राचीन को क्या बोलेंगे, एंशियंट।
एशियन, एंशियंट होता है, एंशियंट, हाँ मिडवल, देखो, मिडवल, मिडवल और मिड फिर टर्म, मॉडर्न, फिर मॉडर्न, मिड टर्म होता है आपका। और आधुनिक का मॉडर्न, मॉडर्न, कंटेम्पररी, सर मॉडर्न नहीं होता, मॉडर्न इंडिया। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी बोलते हैं यहाँ पे। एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ना जिसके लिए यूज करेगा का, तो और भी सकते हैं कि कंटेम्पररी आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। कंटेम्पररी का मतलब है समकालीन जो चल रहा हो, ठीक। आधुनिक का मतलब होता है आधुनिक, और समकालीन का मतलब अपडेटेड, लेटेस्ट अभी जो चल रहे हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एंशियंट में आपके कौन कौन से दर्शन आते हैं आप बताओ जरा। सबसे पहले आता है आपका आइडियलिज्म, आइडियलिज्म आता है नंबर दो आइडियलिज्म के बाद क्या आता है आप बताओ। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म के बाद नेचुरलिज्म, रियलिज्म, हाँ रियलिज्म आता है, और क्या नेचुरलिज्म, आता है। नेचुरलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म आएगा सर। एक्जिस्टेंशलिज्म, और आपका प्रैग्मेटिज्म, सारे इज्म आ गए। रियलिज्म आएगा। फिर आपका नंबर 3 पर जब हम आते हैं, नंबर 3 पे हम लोग लाएंगे प्रेगमेटिज्म, वो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड ठीक है, pragmatism. प्रेगमेटिज्म आएगा। प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशलिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक, तो ये जो है मुख्य इन चारों को कहां पर रखा गया है, वेस्टर्न फिलोसफी के, ये सॉरी, ये वेस्टर्न फिलोसफी में एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी में आपका ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्शवाद, आदर्शवाद होता है आपका। दूसरा क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यथार्थवाद, यथार्थवाद होता है। तीसरा क्या होता है आपका प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद होता है। चौथा क्या होता है आपका प्रयोजनवाद, ठीक, प्रयोजनवाद। तो ये चार दर्शन यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन कौन सा मिलेगा आपका बताओ। बौद्धिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म। ओहो, नहीं, अरे वाह, कौन है ये बोल रहा है, हैं? कौन बोला भाई। इसके बाद आएगा मार्किज्म आएगा ना, मार्क्सिज्म, हाँ। और ये बौद्ध दर्शन कौन बोल रहा था, ठीक, मार्किज्म नहीं आएगा। सर। मार्किज्म के बाद क्या आएगा आपका एक्जेक्टिविज्म, एग्जिस्टेंलिज्म आएगा आपका, ठीक, एग्जिस्टेंलिज्म। ठीक, मार्किज्म को क्या बोलते हैं, मार्क्सवाद बोलते हैं, मार्क्सवाद बोलते हैं। और एग्जिस्टेंलिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद होता है, ठीक है। ये आता है यहाँ पर। अब इसके बाद जो होता है, ये कितने, चार और 6 हो गए। 6 के बाद नंबर 7, फेमिनिज्म, ठीक, 8 और 9 की बात करेंगे। तो अब बताओ 7, 8, 9 में कौन सा आएगा आपका, फेमिनिज्म, बताइए, फेमिनिज्म। और भी बताओ। सर ये तो नहीं पता, जो जितना पता था वो आप ही बता दिए, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब पता था। और जो नहीं पता वो आप पूछ रहे हो, ये नहीं पता सर। फेमिनिज्म एक, फेमिनिज्म वगैरह होगा क्या, नहीं पता सर ये। नहीं वो नहीं होगा, वो होता है वो सब। क्या तार्किक परमाणुवाद जो आता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म सर, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये फिलोसफी, ये मूरे, ये हाँ वही लॉजिकल पॉजिटिविज्म, वो सब होता है। हाँ वो सब, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, सही कह रहे हैं। वही सब होगा। लेकिन कुछ भी बोलो, जो पता था वो सर बता दिए। सर चले गए, सर बता चले गए, अब सर को क्यों दे गए, छाटो इन्हें।
सर कहाँ चले गए? आ रहे हैं, रुक जाओ। और ढूंढ के आ रहे हैं आधुनिकवाद में कौन कौन से आएंगे। नहीं, आधुनिकवाद में एक सीरियल बेस से होना चाहिए ना, तो उसको लेने गए थे हम। वहां पर एक चार्ट जो मैंने बनाया है ना, तो सबसे पहले जिसको तार्किक विश्लेषणवाद बोलते हैं ना, तार्किक विश्लेषणवाद आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग सर क्या बोलते ह्यूमनिज्म हैं? अभी बच गया है। हाँ, सर ह्यूमनिज्म कहाँ जाएगा? अभी आएगा तार्किक अच्छा, विश्लेषणवाद आएगा, विश्लेषणवाद आता है। सर ठीक इसी है? को लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोलते हैं ना हाँ कुछ? हाँ, तार्किक लॉजिकल विश्लेषणवाद आता पॉजिटिविज्म है, या इसी को तार्किक सापेक्षवाद भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? तार्किक सापेक्षवाद भी बोलते हैं हम लोग, कई नाम होता है। फिर इसके बाद आता है तार्किक अनुभववाद, तार्किक अनुभववाद आता है आपका, तार्किक अनुभववाद आता है। और क्या आता है इसमें बताओ? तार्किक अनुभववाद आता है, इसके अलावा और क्या आता है? लास्ट ही बचा है तो वो मानवतावाद होगा। ठीक है, तार्किक अनुभववाद आता है। फिर इसके बाद एक और आता है तार्किक प्रत्यक्षवाद, तार्किक सापेक्षवाद, सापेक्षवाद आता है। तार्किक इसी सापेक्षवाद को तो नहीं, सातवें में लिखा तार्किक दिया आपने। विश्लेषणवाद एक अलग है, तार्किक सापेक्षवाद अलग है, जिसको हम तार्किक सापेक्षवाद को तार्किक विधेयवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक विधेयवाद, सर विधेयवाद भी मानवतावाद बोलते कहाँ हैं। है? ठीक, और मानवतावादी जो होता है, ये मानवतावादी इसमें आएगा आपका, किसमें? मानवतावादी। सर 10th नंबर पे। हाँ, 10th नंबर पे आता है। ठीक है, मानवतावादी दर्शन जो है इसके अंतर्गत आता है आपका। क्लियर है यहाँ पे इतने पॉइंट? बताओ। हेलो मनोज सर, बोलिए। सर ये बताइए जैनिज्म और बुद्धिज्म ये इसमें कौन से उसमें आएंगे? इंडियन फिलोसफी में आएंगे ये? आप जो है पुराना वीडियोस देखिएगा, मैंने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया है ना, कि वहां पर जब भारतीय दर्शन की बात करी हमने, तो बहुत विस्तार से चर्चा करी वहां। यहाँ पर उन भारतीय दर्शन की यहाँ पर अभी झलक नहीं पड़नी है हम लोगों को। भारतीय दर्शन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बौद्ध जैन, तो वो आपका नास्तिक परंपरा में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरंपरावादी, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हेटेरोडॉक्स के अंतर्गत रखा गया है, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन को रखा गया है। जबकि आस्तिक परंपरा में जो षड दर्शन होते हैं हम लोगों को, उनको हम लोगों ने रखा है यहाँ पर। वेस्टर्न फिलॉसफी में केवल ये 10 के 10 आते हैं। आप चाहे एमएड करें, चाहे एमए इन एजुकेशन करें, चाहे पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इन्हीं 10 दर्शनों में आएगा। अब हमारा जो पीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी के सिलेबस में ये 4 ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब एमए का जो एमए कर रहे हैं, एमए में आपके 4 दर्शन इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, ये इधर सेमेस्टर वाइज उन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। वहीं एमएड पढ़ने जाओगे तो एमएड में सब कुछ पढ़ने को मिलता है, मतलब कहीं पर कोई चीज छोड़ना नहीं है। लेकिन हम लोगों के एग्जाम में कौन कौन सा है ये ध्यान देख लो। सबसे पहले आइडियलिज्म आएगा, आदर्शवाद आएगा, ठीक है। फिर दूसरे पर क्या आएगा? रियलिज्म आएगा, प्रैग्मैटिज्म के साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है? मार्क्सिज्म पढ़ना है और अस्तित्ववाद पढ़ना है। फिर यहाँ पर हम लोगों को बस चार जो 6 दर्शनों को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। इन 6 दर्शनों से ही इधर वाला भाग सर, लेकिन पहले जो हम लोग पढ़ते थे, इधर वाला भाग फर्स्ट पेपर में आते हैं ना, क्या चीज? इधर वाला भाग जो अभी आप बताए ना कि आधुनिक में ये सब आते हैं, तो हम फर्स्ट पेपर में इसको पढ़ते हैं ना सर, तार्किक अनुभववाद, सापेक्षवाद, जिसको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म, एनालिसिस वाला, ये फर्स्ट पेपर में बिल्कुल वही सब। तो यहाँ पर ये बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट में भी काम देगा, मतलब ये आपका सब्जेक्ट में भी काम देगा और फर्स्ट पेपर में भी काम देगा। फर्स्ट पेपर में आप उठाकर देखो, जितने दर्शन दिए ना, सबके सब आपको पढ़ने और पढ़ाने, वहां पर सबके सब पढ़ने, बस वहां पे छोटा कंसेप्ट दिया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये बड़े कंसेप्ट में हम लोग इसकी तरफ लेकर जाएंगे ना,
क्या करेंगे हम लोग, बड़े कंसेप्ट की तरफ लेकर जाएंगे, तो हम लोगों को चीजें और चीजें क्लियर होंगी। जिसमें अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद के कौन कहलाते हैं, प्लेटो कहलाएंगे, ठीक, प्लेटो कहलाएंगे। यथार्थवादी कौन कहलाएगा बताओ, बोलो यथार्थवादी कौन कहलाएगा। हेलो हेलो, रसेल है, रसेल। क्या बात है, क्या नाम बता रहे हो आप लोग, अरस्तु रसेल है, ये है वो है, याद नहीं है नाम, बताओ जल्दी सर, जल्दी। अरस्तु। इसका यथार्थवादी कौन है, अरस्तु अरस्तु। जी सर। फिर इसके बाद प्रकृतिवाद के कौन है, इमाइल झोला। हाँ सर, इमाइल झोला सर। इमाइल जोला है, ठीक। प्रयोजनवाद के चार्ल्स पियर्सन। चार्ल्स पियर, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स पियर, चार्ल्स पियर जाते हैं। फिर मार्क्सिज्म के, मार्क्सिज्म के तो कार्ल मार्क्स है सर। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सर। कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स होता है। कार्ल मार्क्स के फिर कौन आता है, अस्तित्ववाद की जनक कौन है, सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड, सर, सोरेन किरकेगार्ड। हाँ सोरेन किरकेगार्ड होते हैं। सोरेन किरकेगार्ड का नाम आता है। फिर इसके बाद तार्किक विश्लेषणवाद की तरफ जब हम चलेंगे तो इसके कौन कहलाते हैं, सर एक कोई मूरे अय्यर सर है सर, नाम मूरे याद नहीं है, मतलब मूर है, सबको ऐसे ही पता है, ऐसे जी ई मूर है, क्या नाम है, डी मूर। जी ई मूर, ठीक, जी ई मूर है। इनका नाम पूरा नाम है जॉर्ज एडवर्ड मूर नाम है इनका, क्या नाम है, जॉर्ज एडवर्ड मूर नाम है इनका। फिर इसके बाद क्या आते हैं, तार्किक अनुभववाद की जब हम बात करते हैं तो तार्किक अनुभववाद का कौन कहलाएगा, सर तार्किक अनुभववादी है एलत्रबिग। एलित्रबिग, क्या नाम है, एलत्रबिग। एलत्रबिग, मॉरिस एलत्रबिग। हमारे सिर्फ पिग्गी होंगे अरे सर बिग्गी, हाँ सर बिग्गी, बिग नहीं बिग्गी। ना, हमारे सिर्फ पिग्गी होंगे। हाँ सर बिग्गी है। और ना वो हो गया है थोड़ा सा। पिग्गी होंगे। फिर सापेक्षवाद का कौन होगा बताओ, सापेक्षवाद का नहीं, सापेक्षवाद का यहाँ पर आपने जो बताया सापेक्षवाद का हो जाएगा यहाँ पर, ये सापेक्षवाद के पिग्गी हो जाएंगे, हमारी सिर्फ पिग्गी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारी सिर्फ पिग्गी होते हैं, सापेक्षवाद के तार्किक विधेयवाद के कहलाते हैं। सर दिख नहीं रहा बोर्ड, थोड़ा इधर कर दीजिए कैमरा। ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। यहाँ पर जी ई मूर हो गए विश्लेषणवाद के, और ये तार्किक विश्लेषणवाद के मारिस सेल पिग्गी है आपके कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कि मुख्य रूप से जो आपका इसमें आता है अनुभववाद, अनुभववाद में रुडोल्फ कार्नेप का नाम आता है, रुडोल्फ कार्नेप का, ठीक है, रुडोल्फ कार्नेप का। लेकिन इसको और क्लियर करके देखकर हम बता देंगे ना, इसको और क्लियर करके देख के हम बता देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है मानवतावाद किसी एक ने नहीं दिया, इसमें सब चीजों को मिलाकर बताया गया है, दिया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी, चाहे एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो, सब्जेक्ट एजुकेशन हो, या फिर आपका पीजीटी का पेपर हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएड हो, एमए है, पीएचडी एंट्रेंस है, सब जगह यही चीज पूछे जाने हैं आपको, जितने भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर, बताओ सर ये नौवा का क्या लिखे हैं आप, मॉरिस एल पिग्गी, मॉरिस एल पिग्गी लिख लीजिए, मॉरिस एल पिग्गी। मॉरिस, मनोज जी बोले बोले। हेलो,
ये सर क्या कहते हैं, तार्किक विश्लेषणवाद, अनुभववाद, ये सब कौन सी बुक में है? ये बुक है अभी गिरीश पिचौरी सर की किताब आपने पढ़ी है? नहीं नहीं हाँ, पढ़ा। या फिर आर एस शर्मा सर की किताब में तो नहीं मिलता है, गिरीश पिचौरी सर की किताब में मिल जाएगा आपको। आर्य शर्मा की दर्शनवादी जल्दी नहीं मिल पाती है। हाँ, तार्किक पक्ष प्रत्यक्षवाद या जो होता है, ये सब ये कई किताबों में, सब में अलग अलग कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ना, किसी एक किताब में ये नहीं मिलता है। अच्छा, ये आर्य शर्मा की जो बुक है वो एमएड में चलती है क्या? कौन सी? आर्य शर्मा का जो दर्शन का बुक है ये एमएड में चलता है क्या? अब ये एमएड के बेस पे बनाया ही गया, ये एमएड और नेट के बेस पे बनाया ही गया है कुल मिला के, एमएड एंड नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक ठीक, तो यहाँ पर हाँ बोले सर इंग्लिश में इसका क्या होगा? तार्किक विश्लेषण, अनुभववाद, सापेक्षवाद, इन सबका लॉजिकल एनालिसिस बोल देंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल, तार्किक का मतलब लॉजिक हो गया, लॉजिक जोड़ दीजिए आप, और अनुभव को लॉजिकल एक्सपीरियंस, एम्पिरिसिज्म बोलते हैं हम लोग। फिर तार्किक सापेक्षवाद या सापेक्षवाद को क्या बोलेंगे हम लोग? अरे क्योंकि इसका रिलेटिविज्म है मुझे, पॉजिटिविज्म या कुछ बोलते हैं सर। पॉजिटिविज्म जो भी हो मिलेगा। बाकी जब हम पढ़ाएंगे ना तो इंग्लिश में पूरा का पूरा बताएंगे आपको ना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों चीजें यहाँ पर बताएंगे। अब याद रखिएगा, कोशिश ये करेंगे कि डेली यूट्यूब पर कम से कम 10 ऐसे कोटेशन आपके लिए जरूर डालेंगे कि डेली वो रूटीन में आपके आते जाए, क्योंकि अब जो कोटेशन पूछे जाते हैं ना, भारतीय दर्शन से तो कम पूछे जाते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स जितने होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों को लेकर जरूर पूछते हैं यहाँ पर, है ना। तो और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग किताबों को स्टडी करना चाहते हैं, वो अगर बेसिक कंसेप्ट को अगर क्लियर करना है तो आप रमन बिहारी लाल हिंदी में लीजिएगा, और इंग्लिश में भी आर लाल ऐसी कोई पब्लिकेशन है उसमें भी अगर आप लेना चाहो तो ले लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कंसेप्ट यहाँ पे जितना हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वहां से शॉर्ट आउट हो जाता है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें हम लोगों के सामने आकर खुलकर दिखेंगी यहाँ पर। तो ये अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करें, बताओ। जी सर, स्टार्ट कर दीजिए ना। यहाँ पर क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी रूपरेखा को हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी रूपरेखा क्या होती है। अब यहाँ से बोले सर, मानवतावादी के कौन होते हैं? कोई नहीं, इसमें सबको मिक्स करके बनाया गया है, कई लोग इसमें मिले हैं सर। जो ये क्रम है एक की, जैसे आदर्शवाद के बाद क्या है, ये रियलिज्म, आइडियलिज्म के बाद, तो इनका सीक्वेंस यही है? हाँ, सीक्वेंस कोई नहीं कह सकता है, ये दोनों सब जो है एक दूसरे का खंडन करने के बाद ही आई है। कोई भी अपने वेस्टर्न फिलॉसफी में और इंडियन फिलॉसफी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है एक के खत्म होने के बाद दूसरे का उत्पन्न होना शुरू होता है, जबकि इंडियन फिलॉसफी में क्या था, इंडियन फिलॉसफी सब एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती है, किसी के समाप्त होने पर किसी दूसरे का उदय नहीं होता है, बल्कि एक लगातार चल रही, उसी के साथ कोई दूसरी भी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या होता है कि एक के खत्म हो जाने के बाद ही दूसरी आइडियोलॉजीज या दूसरे ही थिंकर्स की चीजें हम लोगों के सामने उभर कर खुलकर सामने आती है। कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोगों के सामने जो भी फिलॉसफी दिख रही है, या हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में जब कभी प्रवेश करते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे पहले हमें कौन सा दर्शन देखने को मिलता है। अब दर्शन को देखते हैं तो दर्शन में देखने से पहले, या फिलॉसफी को देखते हैं, फिलॉसफी में देखने से पहले हमको क्या चीजें मिलती हैं, एक फिलॉसफी मिलती है जिसको कहते हैं हम लोग आदर्शवाद। क्या कहते हैं? आदर्शवाद कहते हैं, आदर्शवाद बोलते हैं, ठीक है। आइडियलिज्म, जो लिज्म होता है, ये जो वाद होता है, वाद का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे, कोई बताएगा वाद का मतलब क्या हो सकता है? सर विचार नहीं, वाद मतलब आइडियलिज्म जैसे दिया है ना, आदर्शवाद, तो वाद का मतलब होता है कि हम आदर्श के बारे में स्टडी करना, वही है वाद। आइडियलिज्म के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो उसको वाद जोड़ देते हैं, आदर्शवाद।
हाँ मतलब सर, वन वर्ड में बताए थे ना कि वाद का विचार होता है, मतलब हाँ उस बारे बिल्कुल। पे विचार वाद का करते हैं। मतलब जो जब कभी आपसे कोई पूछे कि वाद का मतलब क्या होता है, तो वाद का मतलब आप विचार से ही उसके बारे में बताएंगे, किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, वाद से किसी भी विषय, किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए वाद है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। जैसे गांधी, गांधी को बीच में रखते तो गांधी के ही बारे में बात करें, गांधीवाद हो जाएगा वहां पे। हाँ, वैसे वही ही उसके बारे किसी में भी जानना मतलब कि इस स्टडी कर। सेंटर में जो होगा उसी के बारे में, ये जो पूरा ये जो चारों घेरा बनता है ना, इस घेरे को हम लोग वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाद। अब इसके अंदर जो प्रवेश कर जाएगा उसके बारे में ही पूरी चीजें घूमती रहेंगी, ऐसे घूम 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 के पूरी की पूरी बातें होंगी। यहाँ पे यथार्थवाद डाल दो, यथार्थ के बारे में ही पूरी कहानी सुनेंगे। प्रकृति डाल दो, प्रकृति के बारे में ही पूरा गाना गाएंगे हम लोग। प्रयोजन डाल दो, प्रयोजन ढपली अपने तरीके से पीटेगा। तो सब लोग अपनी बातों को अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन इनके वेस्टर्न फिलॉसफी का पर्पस क्या होता है? वेस्टर्न फिलॉसफी का मेन पर्पस क्या होता है? तो वेस्टर्न फिलॉसफी का मेन पर्पस होता है, जैसे इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी का मेन पर्पस क्या होता है? व्यक्ति को मोक्ष दिखाना, दिलाना, सॉल्वेशन की ओर ले जाना। लेकिन यहीं पर जब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी क्या करता है? अपने विचारों के द्वारा व्यक्ति को सुखी बनाता है। क्या बनाता है? सुखी बनाता है, मतलब उसके लाइफ को हैप्पीनेस करता है। अब उसको हैप्पीनेस के लिए इन्होंने मुक्ति की बात नहीं करी, इन्होंने केवल शांति की या खुश रहने की या हैप्पीनेस की ही बात करी कि व्यक्ति को हम कैसे हैप्पीनेस दे सकते हैं, कैसे खुशी प्रदान कर सकते हैं। तो इन्होंने इन चीजों को बताने के लिए, ठीक है, सब लोग की कहानी यही रहेगी, सब लोग अपने अपने तरीके से व्यक्ति को सुखी बनाना चाहेंगे। तो जब कभी हम यहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी हमेशा जो है सेंस ऑर्गन्स की ही बात करता है, ज्ञानेंद्रियों की ही बात करता है, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो वही यहाँ पर बताता है। जब यहाँ पर जब इतनी बात होती है तो इसमें एक आदर्शवाद आया। आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है कि आइडियलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी दैट consider this universe, that consider this universe created by God and consider that spiritual world is superior that materialistic world। ये बोला आपका, ठीक है, क्या बोला? मैट्रिस्टियोटिक ना, इसको आप लोग पढ़िएगा और बताइए इसकी शुद्ध उच्चारण क्या होगा। सर मैटेरियलिस्टिक होता है ना? हाँ, मैट्रिस्टोटिक्स ना, मैट्रिटोटिक्स है आपका, ठीक, मैट्रिटोटिक्स। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे कि आदर्शवाद जो है पश्चिमी दर्शन की वह विचारधारा है जो ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड को मानता है। मतलब इन्होंने ईश्वर की बात करी, कह रहा कि आइडियलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी दैट कंसीडर द यूनिवर्स क्रिएटेड बाय गॉड एंड कंसीडर दैट सुपीरियर स्पिरिचुअल वर्ड को ब्रह्मांड को माना है। अब कैसा? और यह मानता है कि आध्यात्मिकता को, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या माना? स्पिरिचुअल को, ठीक, स्पिरिचुअलिज्म को मानता है यहाँ पर, और इसने स्पिरिचुअलिज्म को आध्यात्मवादी बताया है। आध्यात्मवादी बताया यहाँ पर कि आदर्शवाद कैसा है? एक आध्यात्मवादी दर्शन है जिसमें आध्यात्मिक दुनिया को इन्होंने भौतिक दुनिया से श्रेष्ठ बताया है। इन्होंने इसको बोलते भौतिक दुनिया, क्या बोलते हैं? भौतिक जगत,
ठीक, जब भौतिक जगत की बात करते हैं तो इन्होंने इन दोनों में कंपेयर किया और पहली ही लाइन में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आध्यात्मिक दुनिया से भौतिक दुनिया श्रेष्ठ होती है। ऐसा किसने कहा? आदर्शवादियों ने कहा। लेकिन इन्होंने आध्यात्मिकता को नकारा नहीं है। यह कहते हैं कि यह ईश्वर को परम सत्य मानता है और आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है। ठीक, कह रहा है कि इट कंसीडर गॉड्स एज अल्टीमेट ट्रूथ। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पे नोट करिए, अल्टीमेट ट्रूथ की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक, अल्टीमेट ट्रूथ की बात कर रहा है। कह रहा है कि अल्टीमेट ट्रूथ एंड, ठीक है, कह रहा है कि एंड सोल एज पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, क्या कह रहा है? पार्ट ऑफ गॉड। किसको कह रहा है? कि सोल को। सोल को क्या बोल रहा है? पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, कि ये आत्मा जो है भगवान या ईश्वर का ही एक अंश होता है। और अल्टीमेट ट्रूथ को क्या बोलेंगे हम लोग? परम सत्य। क्या बोलेंगे? परम सत्य की ओर चलेंगे। तो इतने जितने भी हम बता रहे हैं कि भौतिक जगत को इन्होंने ज्यादा श्रेष्ठ माना, किसको? आध्यात्मिक जगत से ज्यादा। जब ऐसी चीजें हम लोगों के सामने क्वेश्चन, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत को सबसे श्रेष्ठ किसने माना है, तो आप क्या बताओगे कि ये आपका आदर्शवादियों के अंतर्गत बोला है। अब अल्टीमेट ट्रूथ की बात कौन करता है? तो अल्टीमेट ट्रूथ की बात कौन करता है? आपका आइडियलिज्म करता है। फिर आप कहते हैं कि सॉल को एक पार्ट बताया है गॉड का, तो यहां पर बताओगे किसने बताया? आदर्शवाद का। हाँ, अब बोले आप। सर जो आदर्शवादी उन्होंने भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत को माना है, विचारों के जगत को नहीं, इन्होंने दोनों को तो माना है, लेकिन अभी ये क्यों अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता को तो ये मानते ही मानते हैं श्रेष्ठ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने माना है कि आध्यात्मिक दुनिया जो है ये भौतिक दुनिया से श्रेष्ठ होती है। सॉरी, हाँ, ये वर्ड बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया को श्रेष्ठ बताया। मतलब कि इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया, थैंक यू दीपाली जी। यहाँ पर इसको श्रेष्ठ माना है, ठीक, इसको श्रेष्ठ माना है और इसको कम श्रेष्ठ माना है, कम श्रेष्ठ माना है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा किसको वरीयता, मतलब आदर्शवाद की बात करेंगे तो आदर्शवाद आध्यात्मिकता को ज्यादा मानता है, जबकि भौतिकता को ये कम प्रायोरिटी देता है। केवल पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आदर्शवाद को छोड़कर अन्य किसी भी दर्शन ने आध्यात्मिकता को जगह नहीं दी है। ठीक है, सभी लोगों ने भौतिकता को जगह दी है। अब इसमें जगह देने की या प्लेस देने की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी व्यक्ति को ये सुखी बनाएगा ना, तो ये भौतिक चीजों को लेकर नहीं बनाएगा, ये आध्यात्मिकता की चीजों को लेकर आएगा, जिसमें अभी हम लोग सत्यम शिवम और सुंदरम की बात करेंगे। अब इन्होंने आध्यात्मिकता को समझाने के लिए बोला है कि यह ईश्वर क्या है? परम सत्य है और ईश्वर और आत्मा को ईश्वर का अंश बताया है। पहले ही लाइन में क्लियर बोला। और उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने यह प्रतिपादित करा है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इन्होंने बताया है, कह रहे हैं कि propounds that ultimate aim of human life is self realization। ठीक है, अल्टीमेट कह रहा है कि अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक, क्या लिखेंगे? अल्टीमेट, ठीक है, क्या लिखेंगे? अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक, अब ये कह रहा है कि अल्टीमेट मतलब परम, तो वास्तविकता क्या है? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अंतिम लक्ष्य क्या बताया इन्होंने? बताओ, अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या बोला है? बताओ, सेल्फ रियलाइजेशन की बात बोली। क्या बोला है? सेल्फ
जेसन। अब सेल्फ रियलाइजेशन बोला है तो सेल्फ रियलाइजेशन को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इतनी कहानी बनी है। अब ये बताइए आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा हमें? जब हमें स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पूरी जानकारी हो। मतलब कि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कारी ये कैसे बनाना है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो सभी चीजों को जब जान लेगा तो वो स्वयं को भी जान लेगा। इसीलिए तो अहम ब्रह्मास्मि का जो वर्ड होता है तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसको आदर्शवाद में इसी के आधार पे इसमें डाला गया है या रखा गया है। इसमें कहते हैं कि विच कैन बी अटेन्ड बाई एन स्पिरिचुअल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अधेरेंस ऑफ इमोर्टल वैल्यू एंड मोरल वैल्यू की बात करी। मतलब कि उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में अमृत मूल्यों को और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए बताया गया है। अमर मूल्यों को, अमर जो सदा से रहने वाले हों, और नैतिक नियमों का जो समाज में, जो वर्तमान समय समाज के अनुरूप हो, ऐसे कामों को करना चाहिए। ठीक है, इमोर्टल वैल्यूज और मोरल वैल्यू के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज बताइए इसके लिए? सर मूर्त और अमूर्त का ना? मूर्त और अमूर्त नहीं बोला है, अमर। इमोर्टल वैल्यू का मतलब जो यहाँ पे सदैव रहने वाली चीजें हो उनके बारे में। और नैतिक नियम का मतलब होता है कि नैतिक का मतलब समाज में जैसा ट्रेडिशनल चल रहा हो उसके अनुसार पालन करने के लिए बोला है। ठीक है, जिसको इमोर्टल वैल्यू बोलते हैं। सबसे पहले इसको भी लिख लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम। अभी सब बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे ना। तो यहाँ पे इसको बोला है कि अमर मूल्य, जो सदा रहने वाले मूल्य है उसको अमर मूल्य बोला है। और दूसरा बोला है मोरल वैल्यू। सर इमोर्टल को ही तो अमूर्त कहा जाता है ना? हाँ, अमूर्त जो दिखाई देते लेकिन हमेशा रहे उसको हम लोग बोल लेंगे ना। फिर इसके आता है नैतिक मूल्य। ठीक, यहाँ पर कुल मिला के जो दिखाई देते वो वाले मूल्य, जैसा आपने बोला है नेहा ने। और नैतिक मूल्यों की बात करें जो मोरल या मोरल मूल्य होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर इतनी आइडियोलॉजी, इतने पॉइंट्स आपके निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर पूरा समझ में आया। कोई पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हो ना। एक चीज नहीं लिखी, प्लेटो का नाम ही नहीं लिखा। क्लियर है यहाँ पर? बताओ इतनी चीजें। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें अब मिलकर आती हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को जानना होता है तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में जाएंगे। मेटाफिजिक्स के साथ साथ फिर उसमें किस में जाएंगे हम लोग? इपिस्टेमोलॉजी में जाएंगे। इपिस्टेमोलॉजी के जाने के साथ साथ एक्सियोलॉजी में जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे इनका करिकुलम क्या है, इनके एम्स क्या है, ठीक है, इनके टीचिंग मेथड्स क्या है, इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हेंडरसन या एंडरसन की एक डेफिनेशन है जो आदर्शवादियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या आदर्शवाद को जब कभी पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें कहते हैं कि आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। क्या बोला है? कह रहा है कि आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। आइडियलिज्म एम्फेसाइजेस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा सिंस एज पर आइडियलिस्ट्स spiritual value are most important aspect of human and life। ठीक है, मनुष्य और जीवन, ह्यूमन एंड लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। अब इस कोटेशन को याद कैसे रखना है? तो आप याद रखिएगा जहां पर भी ह्यूमन और लाइफ
मनुष्य और जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बताएगा, वही हेंडरसन या एंडरसन की थ्योरी या एंडरसन के कथन को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो ये की पॉइंट्स आपने कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिख रहे हैं, वो सेकंड लाइन बोलिए। जैसे आपने बताया कि आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर ह्यूमन देता है। एंड लाइफ को जिसने सबसे इंपॉर्टेंट बोला हो, क्या बोला हो? ह्यूमन एंड लाइफ। वो लाइन को एक बार आप बोल दीजिए। हाँ बोलते हैं, ह्यूमन एंड लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला है उसको बोला हेंडरसन ने। ठीक, हेंडरसन ने बोला सबसे पहले। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इन्होंने बोला। अब जो आपने बोला कि लाइन बोलने तो लाइन लिख लो। तो ये लाइन जितनी भी चीजें हम बोलेंगे यहाँ पर ना, आपको ये पूरा 1 by 1 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ना। आपको पीडीएफ भी देंगे और इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे अलग से। इन्होंने क्या बोला कि आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। आइडियलिज्म एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन। फिर कहता है कि क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मानव और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कि सिंस एज पर आइडियलिस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ की बात करता है। क्लियर? यहाँ पर इतने पॉइंट बताओ। ठीक, जब इतने पॉइंट क्लियर हुए तो यहाँ पर अब इसके बाद जब इतनी चीजें बात पता चल जाती हैं तो अब हम लोग मेटाफिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। जब मेटाफिजिक्स की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कहते हैं कि एक तत्वमीमांसात्मक जो होता है वह आदर्शवादी का मानना है। मतलब एक तत्वमीमांसा के आधार पर अगर हम तत्वमीमांसा की बात करें तो ये कहता है कि मनुष्य के सीमित मन की उत्पत्ति जो है अनंत मन से होती है। सीमित मन की उत्पत्ति जो होती अनंत मन से होती है और वह व्यक्ति और दुनिया दोनों ही विचारों की अभिव्यक्ति में रहता है। मतलब कि जो मन होता है, मन में क्या होती है, ये संसार भी है और संसार में रहने वाले व्यक्तियों दोनों को ही मानता है। अब यही लाइन एग्जाम में आती है। क्या ये आदर्शवाद जो है व्यक्ति को और संसार को दोनों को स्वीकार करता है? तो आप बताओगे हाँ ये दोनों को स्वीकार करता है। और भौतिक दुनिया की व्याख्या मानसिकता के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। मतलब कह रहे कि दुनिया की व्याख्या जो है ये मानसिकताओं के आधार पर करी जाती है। कौन सा वर्ड अच्छा है, कौन सा वर्ड नहीं अच्छा है। तो इन्होंने इंग्लिश में भी बोला, इंग्लिश में भी सुन लो। कह रहा है कि ए मेटाफिजिक्स आइडियलिस्ट बिलीव्स दैट फाइनाइट माइंड ऑफ ए मैन इमेजिनेट ओरिजिनेट from the infinite mind. Individual and world both are expression of thoughts and interpretation of physical world can be done on the basis of mental world की बात करता है। ठीक, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये व्यक्ति को भी मानते हैं और व्यक्ति जहां पर रहता है संसार में उस संसार को भी मानते हैं। मतलब ये दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, किसी एक पक्ष को नहीं लेकर चल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर किसी भी चीज को नकारा नहीं है। अब आगे कहानी जो बनेगी, किसको ज्यादा मानते हैं और किसको ज्यादा नहीं मानते हैं, कहानी यहाँ पर फंसने वाली। जैसे बौद्ध वालों में देखा था ना कि शंकराचार्य जब फंस गए तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। तो शंकराचार्य जी इन्हें कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। तो वहां पर शंकराचार्य ने जगत को या संसार को एकदम से नकारा नहीं था, केवल मिथ्या बताया था। वही बौद्ध वालों ने यही पकड़ के उनको फंसा ही दिया था। जब फंसाए तो यहीं पर कहानी वैसे ही सेम यहाँ पर भी चलने वाली है आपकी। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले जब इतनी चीजें देखते हैं तो सब मेटाफिजिक्स में हम लोग या तत्वमीमांसा में देखते हैं कि इनके साथ कौन कौन से लोग आते हैं। तो आदर्शवाद में कौन कौन आता है? सबसे पहले नाम सुकरात आता है, जिसको सुक्रोटीज बोलते हैं। प्लेटो आता है, फिर डेकार्टे आते हैं, स्पिनोजा आता है, बर्कले आते हैं, कांट आते हैं, शोपेनहावर आता है, आपका नाम फ्रॉबेल का नाम आता है। अब इसमें भारतीय दर्शन में अगर हम बात करेंगे कि भारतीय दर्शन में किसका किसका नाम आता है, तो आप लिख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर इनको मानते हैं, गांधी दर्शन इनको माना है, गांधीवाद ने भी इनको माना है, अरविंदो ने भी आदर्शवाद को माना है और स्वामी विवेकानंद ने भी आदर्शवाद का पक्ष लिया है। ठीक, तो इतने नाम जो है बहुत फेमस है जो इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्लियर है? बताओ यहां तक। जी सर। जी सर। सर ये तत्व मीमांसा में लिख के जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा में ये देखा जाता है कौन इनके पक्ष में आए हैं, जो इनके पक्ष में आए जिनको एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग। तो इनके एक्सपोनेंट कौन कौन है, यहां से भी एक बार क्वेश्चन बना है, पीजीटी में खास तौर से बनता रहता है क्वेश्चन ना, पीजीटी में ये क्वेश्चन बनता रहता है। अब जब इतनी बातें हम लोगों ने कर ली तो मन में एक सहज ही प्रश्न उठ जाता होगा हम लोगों में कि आखिर इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर इनका केंद्रीय बिंदु क्या है, इनका की पॉइंट, मतलब ये किस बात को लेके हम लोगों के सामने चल रहे हैं, तो उस बात को भी हम लोग लिखेंगे। इन्होंने कहा कि आदर्शवादियों का एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है जिसका केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय सिद्धांत है विचार ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला है कि विचार ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। ठीक, वास्तविकता है यहां पर, मतलब कि ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आइडियलिज्म इज ए फिलोसफिकल अप्रोचेस दैट has as it is central tenet that idea are, कह रहे कि that ideas are the only truth, reality, the only things worth knowing। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आइडियाज, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आइडियाज आर द ओनली, ठीक, क्या कह रहे? आइडियाज आर द ओनली ट्रूथ, रियलिटी, ट्रू रियलिटी, ट्रू रियलिटी। ठीक, ट्रू रियलिटी बोला इन्होंने। ट्रू रियलिटी के साथ साथ इन्होंने क्या बोला है? ट्रू रियलिटी के साथ इन्होंने फिर आगे लाइन क्या बोलते हैं? द ओनली थिंग्स वर्थ, क्या बोलते हैं? द ओनली थिंग्स वर्थ, ठीक है, द ओनली थिंग्स वर्थ, और लास्ट में नोइंग, क्या आएगा? नोइंग, ठीक, नोइंग। अब एग्जाम में उनको नहीं मिला तो यही लाइन आपके सामने ऐसे ही हूबहू रख दी। जब ऐसे ही हूबहू रख दी तो यही ये माना गया है। ठीक है, यही ये इतनी बातें कहते हैं। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है? डाउट यहां पर? सर वर्थ आपने लिखा है कि वर्ड लिखा है? WORTH, वर्थ, वर्थ। ओके सर। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई यहाँ पे। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं? ट्रू की और ब्यूटी की यहाँ पर खोज करते हैं। कहते हैं कि इन ए सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड जस्टिस दैट इज enduring and everlasting, the focus is on कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड। इन्होंने बोला है कि सत्यम या सत्य, सौंदर्य और न्याय की खोज में जो स्थायी, चिर स्थायी होता है, ध्यान मनन से सचेत तर्क पर रहता है। कुल मिलाकर इन्होंने मन की बातों पर ही जोर दिया, मन को ज्यादा श्रेष्ठ माना है सभी की अपेक्षा। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर अब यहाँ पर कहानी शुरू होगी कि आदर्शवाद शब्द आया कहां से। तो आदर्शवाद के प्रोफाउंडर या फादर जो कहलाते हैं वह प्लेटो कहलाते हैं। कह कि प्लेटो फादर ऑफ आइडियलिज्म, कह रहे कि इनका ईयर्स क्या था? ये 400 वर्ष ईसा पूर्व में इनका विचार आया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? बताओ, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक।
द रिपब्लिका। इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या द था? रिपब्लिक, द रिपब्लिक, ठीक, द द रिपब्लिक या द रिपब्लिका कहीं कहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है, द रिपब्लिक या द रिपब्लिका कहीं कहीं मिलता है। अब इसमें हमको मिला क्या था, इसमें इनकी किताब में एक लाइन पढ़ने को हम लोग को मिली थी, वो क्या था, थ्योरी ऑफ आइडियाज। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक, थ्योरी ऑफ आइडियाज यहाँ पर मिला। तो इनकी फेमस बुक थी, जो इसमें हम लोग को द रिपब्लिका है, उसमें चीजें हम लोगों को देखने को समझने को मिलती है यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर सभी को यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बताओ? ठीक है सर वो सत्यम शिवम सुंदरम का बता। सुंदरम वाला भी आएगा, अभी आएगा। अभी तो केवल इनके चीजों को बता रहे, अभी तो इनकी बुक्स के बारे में बता रहे ना, इन्होंने सत्य ज्ञान की, अभी प्लेट इन तीनों का अर्थ भी बताएंगे। अर्थ में बताने में अलग अलग चीजें आपको पूरी चीजें भी आएंगी। अभी तो इंट्रो दे रहे हैं थोड़ा सा। फिर इसमें प्लेटो ने क्या बोला है, प्लेटो ने यहाँ पर दो प्रकार की दुनिया को मानते हैं। अब दो प्रकार की दुनिया कौन कौन सी थी, एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। दोनों में से इन्होंने दोनों को तो माना है, लेकिन एक को कम माना है और दूसरे को ज्यादा माना है। इन्होंने कहा कि हम ऐसी दुनिया को मानेंगे जो शाश्वत हो, स्थायी हो, व्यवस्थित हो, नियमित हो और सार्वभौमिक हो। इन्होंने बोला है कि द फर्स्ट इज कह रहे कि द फर्स्ट इज द स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड विच इज इटर्नल, कह रहे कि विच इज इटर्नल, परमानेंट, ऑर्डरली, रेगुलर एंड यूनिवर्सल। इतनी चीजों के बारे में ये यहाँ पर बोलते हैं, बताते हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया, ये उपस्थिति की दुनिया भी, मतलब इन्होंने क्या बोला कि देयर इज आल्सो द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस में इन्होंने किसको किसको रखा है, इन्होंने बोला कि फिजिकल सेंसरी वर्ल्ड को, भौतिक और संवेदी दुनिया को इन्होंने माना है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जैसे दृष्टि से देखना, सेंस ऑर्गन मैंने बताया ना, सेंस ऑर्गन को इन्होंने अपने अंदर लेकर रखा है, जिससे हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसके बारे में क्या चीजें हम लोग को चीजें रखनी चाहिए। क्लियर है इतनी चीजें, बताओ सबको? जी ठीक है, तो यहाँ पर ये आज इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग इसके मेटाफिजिक्स, इपेस्ट्रोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इन तीनों का कॉम्परेटिव वे में पढ़ेंगे कि आदर्शवाद में क्या कहा गया है। क्लियर है? जी सर। जी ठीक, तो यहाँ पर आज जो था इंट्रोडक्शन था, जिसमें सुकरात से हम लोगों ने कहानी शुरू करी थी कि ये जो आइडियोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, इसमें कैसे यहोवा कौन थे। आपको मॉर्निंग में 6 बजे 6 बजे ही रखिए ना प्लीज सर। हाँ 6 बजे ही रखेंगे ना। ओके सर। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? कल सुबह हम लोग मिलते हैं फिर 6 बजे, जिसमें हम लोगों ने उतनी फिलोसफी तो पूरी का मतलब इंडियन लॉजिक तो कंप्लीट कर लिया है। फिर देखते हैं उसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सभी को। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और रिवीजन जरूर करते रहिएगा, पुरानी चीजें मत भूलिएगा आप लोग ना। जी सर। ठीक, पुरानी चीजें नहीं भूलना है। बाकी पुरानी चीजों को संडे वाला दिन ऐसा करिए कि एक हफ्ते में जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन जरूर मारिए। डेली रूटीन में जो पतले शॉर्ट नोट आप बनाते हैं उसको एक ऐसे डेली रूटीन में आप देखते जाओ। जो शॉर्ट कीज पॉइंट बनाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है, तो अब आप लोग बताओ कि वैशेषिक दर्शन के फाउंडर कौन है? देखो कंफ्यूज है, अभी पे कंफ्यूज है। वैशेषिक दर्शन के सर कणाद हो गए, कणाद उल्लूक सर, उल्लूक कणाद या उल्लूक दोनों नाम है। अब यहीं पर पूछ लिया जाए कि चारवाक दर्शन के कौन है, बताओ? चारवाक सर खुद स्वयं है। कौन नहीं बोला? सर, महर्षि बृहस्पति।
महर्षि बृहस्पति, मतलब बहुत से ऐसे विचार मिलते तो हैं, लेकिन महर्षि बृहस्पति को इसका फाउंडर बताया था। और मैंने कहानी भी ये बताई थी कि महर्षि बृहस्पति ने ये राक्षसों के लिए बनाया था ये आपका चारवाक दर्शन, ठीक, चारवाक की जो कहानी बनाई थी उनके लिए बनाई। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां हम लोगों को याद रहेंगी तो हम लोग को पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं और हम लोग का दिमाग इतना छोटा तो सब चीजें नहीं फिट हो सकी। हाँ, कहानियों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से चीजें सिस्टमेटिक वे से हम लोगों को समझ में आ जाती हैं। क्लियर है? जी सर। सर मॉर्निंग के क्लास में वो कंपैरिजन वाली क्लास करा दीजिए प्रमाणास की। हाँ सर, छह प्रमाण प्रमाणास की। सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर, प्रमाण तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए वो किसी दिन कराएंगे, समय मिलने दो। अभी कुछ दिन आप भी तो पढ़ो, कुछ दिन आप पढ़ो, देखो, समझो। जब कॉम्पिटिटिव कराएं तो कॉम्पिटिटिव में उसको करा देंगे हम, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है। तो सभी लोग अब रेस्ट करिए, पढ़ना पढ़िए, और जिसको काम करना वो काम करके थोड़ी देर पढ़कर ही सोइएगा आप लोग ना, उससे पहले नहीं सोना है, ठीक है? चलिए सभी को जय हिंद, जय सभी को।